अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज शुरू करने जा रहे हैं पीरे कामिल की अगली किस्त। अब इस किस्त में आगे पता चलेगा हमें कि सलार किस तरह इस केस से निकल सकेगा या इस केस में उलझता चला जाएगा। इमामा कहाँ है अभी तक किसी को भी नहीं पता। सलार तक को नहीं पता कि लाहौर में वो किसके पास है। तो सब जानने के लिए चलते हैं अगली किस्त की तरफ। पीरे कामिल की 13वीं किस्त आपके सामने पेश की जा रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। आगे बहुत सारे नावल हम आपके लिए लेकर आएंगे और इसके बाद आपने कौन सा नावल सुनना पसंद करना है ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। तो आए शुरू करते हैं पीरे कामिल की 13वीं किस्त। सलार चंद दिन घर बैठा रहा था मगर फिर ज़िद करके उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हाशिम मुबीन और उसके घर वाले इमाम की तलाश में ज़मीन आसमान एक किए हुए थे। अगरचा वो ये सब कुछ बड़ी राजदारी के साथ कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद इनके मुलाजमीन और पुलिस के ज़रिए सिकंदर को इनकी कोशिशों की खबर मिल रही थी। वो लाहौर में भी इमामा की हर सहेली से रब्ता कर रहे थे जिसे वो जानते थे। सलार ने एक दिन अखबार में बाबर जावेद नामी एक शख्स का खाका देखा। इसके बारे में मालूमात देने वाले के लिए इनाम का ऐलान था। वो इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ था। यही वो फ़र्ज़ी नाम था जो हसन ने वकील को इमामा के शौहर का नाम दिया था और वो इश्तिहार यकीनन इमामा के घर वालों की तरफ से था। हालांकि नीचे दिया गया फ़ोन नंबर इमामा के घर का नहीं था। वो अंदाज़ा कर सकता था कि पुलिस इस वकील के पास पहुंच गई होगी और उसके बाद उस वकील ने उस आदमी के कवायफ उन्हें बताए होंगे। अभी हकीकत से वो वकील हसन और ख़ुद वो जानता था कि बाबर जावेद सिरे से कोई वजूद नहीं रखता, मगर वो मुतमईन हो गया था वो हाशिम मुबीन के घर वालों को किसी हद तक भटकाने में कामयाब रहा था। इस पूरे अरसे के दौरान सलार इमामा की कॉल का मुंतज़िर। उसने कई बार इमामा को उसके मोबाइल पर कॉल भी किया मगर इसे मोबाइल ऑफ मिलता। इसे ये तजस्सुस हो रहा था कि वो कहाँ थी। इस तजस्सुस को हवा देने में कुछ हाथ हसन का भी था जो बार बार उससे इमामा के बारे में पूछता रहता था। बाज़ दफ़ा वो चिढ़ जाता, मुझे क्या पता वो कहाँ है और मुझसे रब्ता क्यों नहीं कर रही। बाज़ दफ़ा मुझे लगता है उसे मुझसे ज़्यादा तुम्हें दिलचस्पी है। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हसन का ये तजस्सुस और दिलचस्पी किसी मजबूरी की वजह से थी। वो बुरी तरह फंसा हुआ था। सलार का ख्याल था कि इमामा अब तक जलाल के पास जा चुकी होगी और हो सकता है कि वो उससे शादी भी कर चुकी हो, अगरचा उसने इमामा से जलाल की शादी के बारे में झूठ बोला था। मगर उसे यकीन था कि इमामा ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया होगा। वो इसके पास दोबारा ज़रूर गई होगी। ख़ुद सलार भी चाहता था कि वो ख़ुद जलाल से रब्ता कायम करे या फिर ज़ाती तौर पर जाकर एक बार उससे मिले। वो जानना चाहता था कि इमामा उसके साथ रह रही है या नहीं, मगर फ़िलहाल ये दोनों काम उसके लिए नामुमकिन थे। सिकंदर उस्मान मुसलसल उसकी निगरानी करवा रहे थे और वह इस बात से भी वाकिफ़ था कि वो ये निगरानी करवाने वाले वाहिद नहीं हैं। हाशिम मुबीन अहमद भी यही काम करवा रहे थे और अगर वो लाहौर जाने का इरादा करता तो अव्वल तो सिकंदर उस्मान से जाने ही न देते और बिलफर्ज जाने की इजाज़त दे भी देते तो शायद ख़ुद भी उसके साथ चल पड़ते। और वो ये नहीं चाहता था। वक्त गुजरने के साथ साथ उस सारे मामले में उसकी दिलचस्पी कम से कम होती जा रही थी। इसे अब ये सब कुछ एक हिमाकत लग रहा था, ऐसी हिमाकत जो इसे काफ़ी महंगी पड़ रही थी। सिकंदर और तैयबा अब हमा वक्त घर पर रहते थे और इसे कहीं भी जाने के लिए इसे बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती थी। हसन अब इससे कम मिलने लगा था। वो इसकी वजह भी नहीं जानता था। इस सूरत हाल से वो बहुत बोर हो रहा था। वो उस रात कंप्यूटर पर बैठा था जब उसके मोबाइल पर एक कॉल आई थी। उसने कीबोर्ड पर हाथ चलाते हुए लापरवाही से मोबाइल उठाकर देखा और फिर उसे एक झटका सा लगा। स्क्रीन पर मौजूद नंबर इसके अपने मोबाइल का था। इमामा इसे कॉल कर रही थी। तो बिल आखिर आपने हमें याद कर ही लिया। उसने बेख्तियार सीटी बजाई। इसका मूड यकदम फ्रेश हो गया था। कुछ देर पहले वाली बोरियत यकसिर गायब हो गई थी। मैं तो समझ बैठा था कि अब तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगी। इतना लंबा अरसा लगा दिया तुमने। रस्मी लेख के बाद इसने पूछा। मैं बहुत दिनों से तुम्हें फ़ोन करना चाह रही थी मगर नहीं कर पा रही थी, दूसरी तरफ से इमामा ने कहा। क्यों, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी?
फ़ोन तो तुम्हारे पास मौजूद था, सलार ने कहा। बस कोई मजबूरी थी, उसने मुख्तसरन कहा। तुम इस वक्त कहाँ हो? सलार ने कुछ तजस्सुस अमेज़ अंदाज में पूछा। बचकाना सवाल मत करो सलार, जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी तो फिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मेरे घर वाले कैसे हैं? सलार कुछ हैरान हुआ। इसे इमामा से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। बिल्कुल ठीक हैं, खुशो खुर्रम हैं, ऐश कर रहे हैं, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम वाकई बहुत अच्छी बेटी हो। घर से जाकर भी तुम्हें घर और घर वालों का कितना ख्याल है। हाउ नाइस। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर इमामा ने कहा, वसीम कैसा है? ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर मेरा ख्याल है ठीक ही होगा। वो ख़राब कैसे हो सकता है? उसके अंदाज और लहजे में अब भी कोई तब्दीली नहीं आई थी। उन्हें ये तो पता नहीं चला कि तुमने मेरी मदद की थी। सलार को इमामा का लहजा कुछ अजीब सा लगा। पता लगा? माय डियर इमामा, पुलिस उसी दिन मेरे घर पहुंच गई थी जिस दिन मैं तुम्हें लाहौर छोड़कर आया था। सलार ने कुछ इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। तुम्हारे फादर ने मेरे ख़िलाफ़ FIR कटवाती थी तुम्हें अगवा करने के सिलसिले में। वो हंसा। ज़रा सोचो, मेरे जैसा बंदा किसी को अगवा कर सकता है, और वो भी तुम्हें, जो किसी को भी किसी भी वक्त शूट कर सकती है। इसके लहजे में इस बार तंज था। तुम्हारे फादर ने पूरी कोशिश की कि मैं जेल पहुंच जाऊं और बाकी की ज़िंदगी वहां गुजारूं, मगर बस मैं कुछ खुशकिस्मत वाक़या हुआ हूँ कि बच गया हूँ। घर से कॉलेज तक मेरी निगरानी की जाती है, टर्म कॉल्स मिलती हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है। अब तुम्हें क्या क्या बताऊँ। बहरहाल तुम्हारी फैमिली हमें खासा जिज कर रही है, उसने जताने वाले अंदाज में कहा। मैं नहीं जानती थी कि वो तुम तक पहुंच जाएंगे। इस बार इमाम का लहजा माजरत ख्वाना था। मेरा ख्याल था कि उन्हें किसी भी तरह तुम पर शक नहीं होगा। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वाकई तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मेरी कोशिश थी कि मैं पहले ख़ुद को महफूज कर लूँ, फिर ही तुम्हें फ़ोन करूँ, और अब मैं वाकई महफूज हूँ। सलार ने कुछ तजस्सुस अमेज़ दिलचस्पी के साथ उसकी बात सुनी। तुम्हारा मोबाइल अब मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी और मैं उसे वापस भेजना चाहती हूँ, मगर मेरे लिए मुमकिन नहीं है, वो उसे बता रही थी। मैं तुम्हें कुछ पैसे भी भिजवाऊँगी उन तमाम अखराजात के लिए जो तुमने मेरे लिए किए। सलार ने इस बार इसकी बात काट दी। नहीं, पैसे रहने दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास दूसरा है। तुम चाहो तो उसे इस्तेमाल करती रहो। नहीं, मैं अब इसे इस्तेमाल नहीं करूँगी, मेरी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, उसने कहा। कुछ देर वो खामोश रही, फिर उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि अब मुझे तलाक़ के पेपर्स भेज दो, और तलाक़ के पेपर्स के साथ निकाहनामा की एक कॉपी भी, जो मैं पहले तुमसे नहीं ले सकी। कहाँ भिजवाऊँ? सलार ने इसके मुतालबे का जवाब कहा। इसके जहन में एकदम एक झमाका हुआ था। वो अगर अब तलाक़ का मुतालबा कर रही थी तो इसका मतलब यही था कि उसने अभी तक किसी से शादी नहीं की थी, ना ही तलाक़ के उस हक़ को इस्तेमाल किया था जो निकाहनामे में उसकी ख्वाहिश पर उसे तवीज़ कर चुका था। तुम इसी वकील के पास वो पेपर्स भिजवा दो जिसको तुमने हायर किया था, और मुझे उसका नाम और पता लिखवा दो। मैं वो पेपर्स उससे ले लूँगी। सलार मुस्कुराया। वो बेहद मोहतात थी। मगर मेरा तो उस वकील के साथ डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। फिर पेपर्स उस तक कैसे भिजवाऊँ? जिस दोस्त के ज़रिए तुमने उस वकील से राब्ता किया था, उसी दोस्त के ज़रिए वो पेपर्स उस तक पहुँचा दो। ये तो तय था कि वो उसे किसी भी तरह अपना कोई अता पता ना देने का फ़ैसला कर चुकी थी और इस पर पूरी तरह कायम थी।
तुम तलाक लेना क्यों चाहती हो? वो इस वक्त बहुत मूड में था। दूसरी तरफ यकदम खामोशी छा गई। शायद वो इससे इस सवाल की तवक्का नहीं कर रही थी। तलाक क्यों लेना चाहती हूँ? तुम कितनी अजीब बात कर रहे हो। ये तो पहले ही तय था कि मैं तुमसे तलाक लूँगी। फिर इस सवाल की क्या तुक बनती है? इमाम के लहजे में हैरानी थी। वो तब की थी, अब तो ख़ासा लंबा वक्त गुजर गया है और मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता, सलार ने बेहद संजीदगी से कहा। वो अंदाज़ा कर सकता था कि दूसरी तरफ इस वक्त इमामा के पैरों के नीचे से हकीकतन ज़मीन निकल गई होगी। तुम क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ इमामा डियर, मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता, ना ही दूँगा। उसने एक और धमाका किया। तुम तलाक का हक पहले ही मुझे दे चुके हो, इमामा ने भी इख्तियार कहा। कब कहा? किस वक्त? किस सदी में? सलार ने इत्मीनान से कहा। तुम्हें याद है मैंने निकाह से पहले तुम्हें कहा था कि निकाह नामे में तलाक का हक चाहती हूँ मैं। अगर तुम तलाक नहीं भी देते तो मैं ख़ुद ही वो हक इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम्हें ये याद होना चाहिए। वो जता रही थी। अगर मैं तुम्हें ये हक देता तो तुम ये हक इस्तेमाल कर सकती थी, मगर मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई हक दिया ही नहीं। तुमने निकाहनामा देखा? वह ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, तुमने देखा ही होगा, वरना आज तलाक की बात क्यों कर रही होती। दूसरी तरफ एक बार फिर खामोशी छा गई। सलार ने हवा में तीर चलाया था, मगर वो निशाने पर बैठा। इमामा ने यकीनन पेपर साइन करते हुए उन्हें देखने की जहमत नहीं की थी। सलार बेहद महफूज हो रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया, बहुत देर बाद इसने इमामा को कहते सुना। हाँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने पिस्टल दिखाकर मुझे धोखा दिया, वो बरस्तगी से बोला। मैं समझता हूँ कि तुम और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम दोनों में इतनी बुराइयाँ और ख़ामियाँ हैं कि हम दोनों एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो एक बार फिर संजीदगी से कह रहा था। ज़िंदगी? सलार, ज़िंदगी और तुम्हारे साथ ये नामुमकिन है, इमामा ने तंद लहजे में कहा। मुझे नेपोलियन की बात दोहरानी चाहिए कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है, या मुझे तुमसे ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आओ इस नामुमकिन को मिलकर मुमकिन बनाएं। वो अब मजाक उड़ा रहा था। तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, एक एहसान और करो, मुझे तलाक दे दो। नहीं, मैं तुम पर एहसान करते करते थक गया हूँ, अब और नहीं कर सकता, और ये वाला एहसान, ये तो नामुमकिन है। सलार ने एक बार फिर संजीदा हो गया था। मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ सलार। तुम्हारा और मेरा लाइफ स्टाइल बहुत मुख्तलिफ है, वरना शायद मैं तुम्हारी पेशकश पर गौर करती, मगर अब इस सूरत में ये मुमकिन नहीं है। तुम प्लीज़ मुझे तलाक दे दो। वो अब नर्म लहजे में कह रही थी। सलार का दिल बेख्तियार हंसने को चाहा। तुम अगर मेरी पेशकश पर गौर करने का वादा करो तो मैं अपना लाइफ स्टाइल बदल लेता हूँ, सलार ने इसी अंदाज में कहा। तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारी और मेरी हर चीज़ मुख्तलिफ है, ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी ही मुख्तलिफ है, हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। इस बार वो झुंझलाई। नहीं, मेरी और तुम्हारी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ बहुत मिलती है। तुम्हें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मिलती ना भी हुई तो मैं ज़रा सा एडजस्टमेंट के बाद मिलने लगेगी। वो इस तरह बोला जैसे अपने बेहतरीन दोस्त से गुफ्तगू कर रहा हूँ। वैसे भी मुझ में कमी क्या है? मैं तुम्हारे पुराने मंगेतर अजजत से खूबसूरत ना सही, मगर जलाल नसर जैसा मामूली शक्ल सूरत का भी नहीं हूँ। मेरी फैमिली को तुम अच्छी तरह जानती हो। कैरियर मेरा कितना ब्राइट होगा उसका तुम्हें अंदाज़ा है। मैं हर लिहाज से जलाल से बेहतर हूँ। वो अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देते हुए बोला। उसकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कुराहट नाच रही थी। वो इमामा को बुरी तरह जिच कर रहा था और वो हो रही थी। मेरे लिए कोई भी शख्स जलाल जैसा नहीं हो सकता, और
तुम तो किसी सूरत में नहीं। उसकी आवाज़ में पहली बार नुमाया खफगी थी। क्यों? सलार ने बेहद मासूमियत से पूछा। तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो। आखिर तुम ये बात क्यों नहीं समझते? देखो, तुमने अगर मुझे तलाक ना दी तो मैं कोर्ट में चली जाऊंगी। वो अब इसे धमका रही थी। सलार इसकी बात पर बेख्तियार हंसा। यू आर मोस्ट वेलकम। जब चाहें जाएं। कोर्ट से अच्छी जगह मेल मुलाकात के लिए और कौन सी होगी? आमने सामने खड़े होकर बात करने का मज़ा ही और होगा। वो महफूज हो रहा था। वैसे तुम्हें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि कोर्ट में सिर्फ मैं नहीं पहुंचूंगा, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स भी पहुंचेंगे। वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोला। सलार, मेरे लिए पहले ही बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तुम उनमें इजाफा ना करो। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद मुश्किल होती जा रही है। कम से कम तुम तो मेरी मुश्किलात को ना बढ़ाओ। इस बारी मामा के लहजे में रंजीदगी और बेचारगी थी। वो कुछ और महफूज हुआ। मैं तुम्हारे मसाइल में इजाफा कर रहा हूँ? माय डियर, मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में घुल रहा हूँ, तुम्हारे मसाइल को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम खुद सोचो, मेरे साथ रहकर तुम कितनी अच्छी और महफूज ज़िंदगी गुजार सकती हो। वो बज़ाहिर बड़ी संजीदगी से बोला। तुम जानते हो ना, मैंने इतनी मुश्किलात किस लिए सही हैं? तुम समझते हो मैं एक ऐसे शख्स के साथ रहने पर तैयार हो जाऊंगी जो हर वो कबीरा गुनाह करता है जिसे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते हैं। नेक औरतें नेक मर्दों के लिए होती हैं और बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए। मैंने ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं, मगर मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसा बुरा मर्द मेरी ज़िंदगी में आए। जलाल मुझे नहीं मिला, मगर मैं तुम्हारे साथ भी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। उसने बेहद तल्ख अंदाज में तमाम लिहाज बिलाए ताक रखते हुए कहा। शायद इसीलिए जलाल ने भी तुमसे शादी नहीं की, क्योंकि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें होती हैं, तुम्हारे जैसी नहीं। सलार ने इसे टकरा तोड़ अंदाज में जवाब दिया। दूसरी तरफ खामोशी रही, इतनी लंबी खामोशी कि सलार को उसे मुखातिब करना पड़ा। हेलो, सुन रही हो? सलार, मुझे तलाक दे दो। इसे मामा की आवाज़ भराई हुई लगी। सलार को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। तुम कोर्ट में जाकर ले लो, जैसे तुम मुझसे कह चुकी हो। सलार ने तुर्की ब तुर्की कहा और दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया। हसन ने इन चंद माह में सलार से मामा के बारे में जानने की बेहद कोशिश की थी, हसन के बयान के मुताबिक, मगर वो नाकाम रहा था। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे कि सलार और मामा के दरमियान कोई राब्ता नहीं था। सलार की तरह खुद उन्होंने मोबाइल पर बार बार से राब्ता करने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। सिकंदर ने सलार को अमेरिका में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए कह दिया था। वो जानते थे कि इसका एकेडमिक रिकॉर्ड ऐसा था कि कोई भी यूनिवर्सिटी इसे लेने में खुशी महसूस करेगी। इमाम ने सलार को दोबारा फ़ोन नहीं किया था, हालांकि सलार का ख्याल था कि वो उसे दोबारा फ़ोन करेगी और तब वो इसे बता देगा कि उसे निकाह नामे में पहले ही तलाक का हक दे चुका है और वो निकाह नामे की कॉपी भी इसके हवाले कर देगा। वो इसे ये भी कह देगा कि उसने उसके साथ सिर्फ एक मजाक किया था, मगर इमाम ने उससे दोबारा राब्ता कायम नहीं किया। ना ही सलार ने अपने पेपर्स में इस निकाह नामे को दोबारा देखने की जहमत की, वरना वो बहुत पहले वहाँ उसकी अदम मौजूदगी से वाकिफ़ हो जाता। जिस दिन वो आखिरी पेपर देकर घर वापस आया, सिकंदर उस्मान को उसने अपना मुंतज़िर पाया। तुम अपना सामान पैक कर लो, आज रात की फ़्लाइट से तुम अमेरिका जा रहे हो, कामरान के पास। क्यों पापा, इस तरह अचानक? सब कुछ ठीक तो है? तुम्हारे अलावा सब कुछ ठीक है, सिकंदर ने तल्खी से कहा। मगर फिर आप मुझे इस तरह अचानक क्यों भेज रहे हैं? ये मैं तुम्हें रात को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हुए बताऊंगा। फ़िलहाल तुम जाकर अपना सामान पैक करो। पापा प्लीज़, आप मुझे बताएं, आप इस तरह मुझे क्यों भिजवा रहे हैं? सलार ने कमज़ोर एहतजाज किया। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम जाकर अपना सामान पैक करो, वरना मैं तुम्हें सामान के बगैर ही एयरपोर्ट छोड़ाऊंगा। सिकंदर ने उसे धमकाया। वो कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। अपना सामान पैक करते हुए
उलझे हुए जहन के साथ वो सिकंदर उस्मान के इस अचानक फैसले के बारे में सोचता रहा और फिर अचानक इसके जहन में झमाका सा हुआ। उसने अपनी दराज खोलकर अपने पेपर्स निकालने शुरू कर दिए। वहाँ निकाहनामा नहीं था। उसे उनके इस फैसले की समझ आ गई थी और इसे पछतावा हुआ कि इसने निकाहनामे को इतनी लापरवाही से वहाँ क्यों रखा था। वो निकाहनामा सिकंदर उस्मान के अलावा किसी और के पास हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके अलावा कोई और इस कमरे में आने और उसकी दराज खोलने की जुर्रत नहीं कर सकता था। इसके जहन में अब कोई उलझन नहीं थी। उसने बड़ी खामोशी के साथ अपना सामान पैक किया। वो अब सिर्फ ये सोच रहा था सिकंदर उस्मान से एयरपोर्ट जाते हुए क्या बात करेगा। रात को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए सिर्फ सिकंदर उसके साथ आए थे, तैयबा नहीं। उनका लहजा और अंदाज बेहद रूखा और खुश था। सलार ने भी इस बार कोई सवाल नहीं किया। एयरपोर्ट जाते हुए सिकंदर उस्मान ने अपना ब्रीफ केस खोलकर एक सादा कागज़ और कलम निकाला और ब्रीफ केस के ऊपर रखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इस पर साइन कर दो। ये क्या है? सलार ने हैरानी से इस सादा कागज़ को देखा। तुम सिर्फ साइन करो, सवाल मत करो, उन्होंने बेहद रूखे अंदाज में कहा। सलार ने मज़ीद कुछ कहे बगैर उनके हाथ में पकड़ा हुआ कलम लेकर उस कागज़ पर साइन कर दिए। सिकंदर ने उस कागज़ को तह करके ब्रीफ केस में रखा और ब्रीफ केस को दोबारा बंद कर दिया। जो कुछ तुम कर चुके हो उसके बाद तुमसे कुछ कहना या कोई बात करना बेकार है। तुम मुझसे एक बात दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा झूठ बोलते रहे, ये समझते हुए कि मुझे तो कभी हकीकत का पता ही नहीं चलेगा। मेरा दिल तो ये चाहता है कि तुम्हें अमेरिका भेजने के बजाय हाशिम मुबीन के हवाले कर दूँ, ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो अपनी हिमाकत का। मगर मेरा मसला ये है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे तुम्हें बचाना है। तुम मेरी इस मजबूरी का आज तक फ़ायदा उठाते रहे हो, मगर आइंदा नहीं उठा सकोगे। मैं तुम्हारा निकाहनामा मामा के हवाले कर दूँगा। अगर मुझे दोबारा ये पता चला कि तुमने इससे रब्ता किया है या रब्ता करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं इस बार जो करूँगा तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तुम मेरे लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर चुके हो। अब इनका सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, समझे तुम? उन्होंने उकड़े हुए लहजे में कहा। वो जवाब में कुछ कहने के बजाय खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके अंदाज में अजीब तरह की लापरवाही और इत्मीनान था। सिकंदर उस्मान भी अख्तियार सुलगा। ये उनका वो बेटा था जो 150 प्लस का IQ रखता था, या कोई कह सकता था कि दूसरे से कोई IQ रखता भी था या नहीं। अगले चंद माह जो इसने अमेरिका में गुजारे थे वो उसकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। वो इससे पहले भी कई बार सैर तफरीह के लिए अपनी फैमिली के साथ और उनके बगैर अमेरिका और यूरोप जाता रहा था, मगर इस बार जिस तरीके से सिकंदर ने इसे अमेरिका भिजवाया था, इसने जहाँ एक तरफ इसे मुश्तल किया था तो दूसरी तरफ इसके लिए बहुत से दूसरे प्रॉब्लम्स भी पैदा कर दिए थे। इसके जो दोस्त A लेवल के बाद अमेरिका आ गए थे वो अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे। वो किसी एक स्टेट में नहीं थे। कुछ यही हाल इसके रिश्तेदारों और कज़न्स का था। खुद इसके अपने बहन भाई भी एक जगह पर नहीं थे। वो अपनी फैमिली से इतना अटैच नहीं था, उनकी कमी महसूस करता या होम सेक्स का शिकार होता। ये सिर्फ इस तरह अचानक वहाँ भिजवाए जाने का नतीजा था कि वो इस तरह इस्तिराब का शिकार हो रहा था। कामरान सारा दिन यूनिवर्सिटी में होता और अगर वो घर आता भी तो अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ हो जाता। इसके एग्ज़ाम्स करीब थे, जबकि सलार सारा दिन या तो अपार्टमेंट में बैठा फिल्में देखता रहता या फिर चैलेंजेस घुमाने में मसरूफ़ रहता, और जब वो इन दोनों कामों से बेजार हो जाता तो आवारागर्दी के लिए निकल जाता। उसने वहाँ अपने क़याम के दौरान न्यूयॉर्क में इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा था जहाँ कामरान रह रहा था। वहाँ का कोई नाइट क्लब, डिस्को, पब, बार, थिएटर, सिनेमा या म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी ऐसी नहीं थी जहाँ वो ना गया हो। इसका एकेडमिक रिकॉर्ड ऐसा था कि जिन 3 लीवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ में इसने अप्लाई किया था, इन तीनों में रिज़ल्ट आने से पहले इसकी एडमिशन की दरख्वास्तें कबूल की जा चुकी थी। वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिनमें इसके दूर या करीब का कोई रिश्तेदार नहीं था। ये इसने जानबूझकर किया था। वो जानता था कि सिकंदर उस्मान अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिट करवाएं जहां इसके बहन भाइयों में से नहीं तो कम से कम इसके रिश्तेदारों में से कोई ज़रूर मौजूद होता कि वो इसके बारे में मालूमात हासिल करते रहें। सलार की जगह उनका कोई दूसरा बेटा लेवलिक की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने में कामयाब होता तो सिकंदर उस्मान फ़ख्र में मुब्तला होते और इस चीज़ को अपने और अपनी पूरी फैमिली के लिए एजाज़ समझते। मगर यहाँ वो इस खौफ में मुब्तला हो गए थे कि वो सलार पर नज़र कैसे रखेंगे। सलार ने यूनिवर्सिटीज़ में से येल को चुना था और इसकी वजह ये थी कि न सिर्फ येल में इनका कोई शानासा और वाकिफ़ कार नहीं था,
बल्कि न्यू हेवन में भी सिकंदर उस्मान का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं था। रिजल्ट आने के बाद इसे यूनिवर्सिटी से मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल गया था। अपने बाकी भाइयों के बरक्स इसने जिद करके हॉस्टल में रहने के बजाय एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। सिकंदर उस्मान इसे अपार्टमेंट में रखने के लिए तैयार नहीं थे, मगर स्कॉलरशिप मिलने की वजह से इसके पास इतनी रकम आ गई थी कि वो खुद ही कोई अपार्टमेंट ले लेता। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अखराजात के लिए सिकंदर इसके अकाउंट में पहले ही एक लंबी चौड़ी रकम जमा करवा चुके थे। हालांकि इसका सबसे छोटा बेटा भी स्कॉलरशिप ले रहा था, मगर सलार सिकंदर को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इनसे हर वो काम और मुतालबा करने के लिए बनाया था जो उससे पहले किसी ने ना किया हो। वो ज़मीन पर ख़ास तौर पर उन्हें तंग करने के लिए भेजा गया था। जिस चीज़ को उनके दूसरे बच्चे मशरिक़ कहते हैं वो उसे मगरिब कहता है। जैसे दूसरे ज़मीन करार देते हैं, वो इसके आसमान होने पर दलाइल देना शुरू कर देता। वो इसकी बातों, हरकतों और ज़िद पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई कर सकते थे और कुछ नहीं। न्यू हेवन जाने से पहले सिकंदर और तैयबा इसके लिए ख़ास तौर पर पाकिस्तान से अमेरिका आए थे। वो कई दिन तक उसे समझाते रहे थे, जिन्हें वो इत्मीनान से एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता रहा था। वो कई सालों से नसीहतें सुनने का आदी था और अमली तौर पर वो नसीहतें अब इस पर कतन कोई असर नहीं करती थी। दूसरी तरफ सिकंदर और तैयबा वापस पाकिस्तान जाते हुए बेहद फ़िक्रमंद बल्कि किसी हद तक खौफज़दा भी थे। वो येल से फाइनेंस में MBA करने आया था और इसने वहां आने के चंद हफ्तों के अंदर ही अपनी गैर मामूली सलाहियतों को जाहिर करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में जिन इदारों में वो पढ़ता रहा था, अगरचा वो भी बहुत अच्छे थे, मगर तालीम इसके लिए केक वॉक थी। येल में मुकाबला बहुत मुश्किल था। वहाँ बेहद काबिल लोग और ज़हीन स्टूडेंट मौजूद थे। इसके बावजूद वो बहुत जल्द नज़रों में आने लगा था। इसमें अगर एक तरफ इसकी गैर मामूली जहनी सलाहियतों का दखल था, तो दूसरी तरफ इसके रवैये का भी। एशियन स्टूडेंट्स वाली रिवायती मिलनसारी और खुश अखलाक़ी इसमें मकबूत थी। इसमें लिहाज और मुरव्वत भी नहीं थी और ना ही वो एहसास कमतरी और मरूबियत थी जो एशियन स्टूडेंट्स अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में फितरी तौर पर लेकर आते हैं। उसने बचपन ही से बेहतरीन इदारों में पढ़ा था, ऐसे इदारे जहां पढ़ाने वाले ज़्यादातर गैर मुल्की थे, और वो अच्छी तरह जानता था कि वो भी कोई इल्म के बहते हुए सरचश्मे नहीं होते। वो ये भी जानता था कि येल ने स्कॉलरशिप देकर इस पर कोई एहसान नहीं किया। वो अगर बाकी दिनों यूनिवर्सिटीज़ में से किसी का इंतखाब करता तो स्कॉलरशिप इसे वहाँ से भी मिल जाता, और अगर ऐसा ना भी होता तब भी इसे ये मालूम था कि इसके माँ बाप के पास इतना पैसा था कि वो जहाँ चाहता एडमिशन ले सकता था। अगर अपने फैमिली बैकग्राउंड, स्टेटस और काबिलियत का जम ना होता तब भी सलार सिकंदर इस कदर तल्ख और अलग थलग नेचर रखता था कि वो किसी को अपनी खुश अखलाक़ी के झूठे मुजाहरे से मुतासिर नहीं कर सकता था। रही सही कसर इसके IQ लेवल ने पूरी कर दी थी। शुरू के चंद हफ्तों में ही उसने अपने प्रोफेसर्स और क्लास फेलोज़ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली थी, और ये भी पहली बार नहीं हुआ था। वो बचपन से तालीमी इदारों में इसी किस्म की तवज्जो हासिल किया करता था। वो ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो फजूल बातों पर बहस बराए बहस करता। उसके सवाल ही इस तरह के होते थे कि इसके अक्सर प्रोफेसर्स को फौरी तौर पर इनका जवाब देने में दुश्वारी होती। जब गैर तसल्ली बख्श भी होता तब भी वो जताता नहीं था, सिर्फ खामोश हो जाता था, मगर वो तासुर भी नहीं देता था कि वो मुतमईन हो गया था या उस जवाब को तसल्ली कर रहा था। वो बहस सिर्फ उन प्रोफेसर से करता था जिनके बारे में इसे यकीन होता कि वो उनसे वाकई कुछ ना कुछ सीखेगा, या जब के पास रिवायती या किताबी इल्म नहीं था। पढ़ाई वहाँ भी उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं थी, ना ही उसका सारा वक्त पढ़ाई में गुजरता था। पहले की निस्बत इसे कुछ ज़्यादा वक्त देना पड़ता था, मगर उसके बावजूद वो अपने लिए और अपनी सरगर्मियों के लिए वक्त निकाल लिया करता था। वो वहाँ किसी होम सिंक्स का शिकार नहीं था कि 24 घंटे पाकिस्तान को याद करता रहता, या पाकिस्तान के साथ इस तरह के ऐश में मुब्तला होता कि हर वक्त उसके कल्चर की ज़रूरत और अहमियत को महसूस करता। ना ही अमेरिका उसके लिए कोई नई और अजनबी जगह थी, इसलिए उसने वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों को तलाश करने और उसके साथ राब्ता बढ़ाने की दानिस्ता तौर पर कोई कोशिश नहीं की।
मगर वक्त गुजरने के साथ साथ खुद ब खुद वहाँ मौजूद कुछ पाकिस्तानियों से इसकी शनासाई हो गई। यूनिवर्सिटी की दूसरी बहुत सी सोसाइटीज़, एसोसिएशंस और क्लब्स में उसकी दिलचस्पी थी और इस आसपास इनकी मेंबरशिप भी थी। पढ़ाई से फारिग होने के बाद वो अपना ज़्यादातर वक्त बेकार फिरने में ज़ाया करता था, ख़ास तौर पर वीकेंड्स। सिनेमा, क्लब्स, डिस्कोस, थिएटर्स इसकी जगह इन्हीं चारों के दरमियान तकसीम शुदा थी। हर नई फिल्म, हर नया स्टेज प्ले, हर नया कंसर्ट और कोई भी नई इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस वो नहीं छोड़ता था, या फिर हर नया छोटा बड़ा रेस्टोरेंट, सस्ता महंगा, हर एक के बारे में मालूमात थी। सबके दरमियान वो एडवेंचर इसके जहन में अब तक था, जिसकी वजह से वो अमेरिका में मौजूद था। सिकंदर को इसके निकाह का पता कब चला था, कैसे चला था, सलार ने जानने की कोशिश नहीं की, मगर वो अंदाज़ा कर सकता था कि सिकंदर उस्मान को इसके बारे में कैसे पता चला होगा। ये हसन या नासरा नहीं थे जिन्होंने सिकंदर उस्मान को सलार और इमामा के बारे में बताया होगा। वो इनकी तरफ से मुतमईन था। ये ख़ुद इमामा ही होगी जिसने सिर्फ फ़ोन पर बात करने के बाद ये सोचा होगा कि इसके बजाय सिकंदर उस्मान से सारी बात की जाए, और उसने यकीनन ऐसा ही किया होगा। इसलिए उसने दोबारा सलार से रब्ता नहीं किया। सिकंदर ने उससे रब्ता करने के बाद ही इसके कमरे की तलाशी लेकर वो निकाहनामा बरामद कर लिया था। मगर ये सब कब हुआ था? ये वो सवाल था जिसका जवाब वो नहीं ढूंढ पा रहा था। जो भी था, इमामा के लिए इसकी नापसंदीदगी में पाकिस्तान से अमेरिका आते हुए कुछ और इजाफा हो गया था। यके बाद दीगरे वो उसके हाथों जक उठाने पर मजबूर हुआ था, और अब वो पछताता था कि उसने इस तमाम मामले में इमामा की मदद कैसे की। बाद दफ़ा इसे हैरानी होती थी कि आखिर वो इमामा जैसी लड़की मदद करने पर तैयार कैसे हो गया था, और इस हद तक मदद के वो अब इन तमाम वाक़यात के बारे में सोचते हुए खौफ महसूस करता था। आखिर मैंने उसकी मदद क्यों की, जबकि मुझे जो करना चाहिए था कि उसके रब्ता करने पर मैं वसीम को, उसके वालिदैन को या ख़ुद अपने वालिदैन को इस सारे मामले के बारे में बता देता, या फिर जलाल के बारे में उन्हें बता देता, या फिर उसके कहने पर उसके साथ सिरे से निकाह करता ही ना, या उसे घर से फ़रार होने में तो कभी इस तरह मदद ना करता। बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है जैसे कोई किसी छोटे बच्चे की तरह इसके हाथों में इस्तेमाल हुआ था। इतनी फर्माबरदारी, इतने ताबेदारी, आखिर क्यों? जबकि वो इसके साथ कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं रखती थी, और वो किसी तरह से भी उसकी मदद करने पर मजबूर नहीं था। अब उसे वो सब कुछ एक एडवेंचर से ज़्यादा हिमाकत लगता। वो किसी साइकोलॉजिस्ट की तरह इमामा के बारे में अपने रवैये का तज्ज़िया करता और मुतमईन हो जाता। जूँ जूँ वक्त गुज़रता जाएगा वो मुकम्मल तौर पर मेरे जहन से निकल जाएगी। ना भी निकली तब भी मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सोचता। वक्त गुज़रने के साथ साथ यहाँ उसके हल्के अहबाब में इजाफ़ा होने लगा, और इसी हल्के अहबाब में एक नाम साद का था। इसका ताल्लुक़ कराची से था। सलार की तरह वो भी अमीर कबीर घराने से ताल्लुक़ रखता था, मगर सलार के बरक्स इसका घराना खासा मजहबी था। ये सलार का अंदाज़ा था। साद की हिस्स मिज़ाह बहुत अच्छी थी और वो बहुत हैंडसम भी था। न्यू हेवन में एक अमरीकी दोस्त के तौसत से इसकी मुलाकात साद से हुई थी। वो इसकी तरफ दोस्ती में पहल करने वाला साद ही था। सलार ने इस दोस्ती को कबूल करने में कदरे तामुल किया, क्योंकि इसे यूँ लगता था जैसे साद और इसके दरमियान कुछ भी मुश्तरक नहीं है। साद वहाँ से एमफिल कर रहा था। सलार के बरक्स वो पढ़ाई के साथ जॉब भी करता था। इसका हुलिया उसके मज़हब से जज्बाती वाबस्तगी बताने के लिए काफ़ी था। उसने दाढ़ी रखी हुई थी और मज़हब के बारे में इसका इल्म बहुत ज़्यादा था। सलार ने ज़िंदगी में पहली बार किसी ऐसे शख्स से दोस्ती की थी जो मज़हबी था। साद 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था और दूसरों को भी इसके लिए कहता रहता। वो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस और क्लब्स में भी बहुत एक्टिव था। सलार के बरक्स अमेरिका में इसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। सिर्फ एक दूर के चचा थे जो किसी दूसरी स्टेट में रहते थे। शायद इसीलिए अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए वो बहुत ज़्यादा सोशल था। सलार के बरक्स वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था, और शायद ये लाड और प्यार ही था जिसने उसके वालिदैन को इसे इतनी दूर तालीम के लिए भेज दिया था, वरना इसके बाकी दोनों भाई साद के वालिद के साथ ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस में शरीक हो गए थे।
वो भी एक अपार्टमेंट किराए पर लेकर रहता था, मगर उसके साथ इस अपार्टमेंट में 4 और लोग भी रहते थे। इन 4 में से 2 अरब और एक बांग्लादेशी के अलावा एक और पाकिस्तानी था। वो तमाम स्टूडेंट्स थे। साथ पहली ही मुलाकात में सलार से बहुत बेतकल्लुफ़ हो गया था। सलार के अमरीकी दोस्त जेफ ने जब साद को सलार की एकेडमिक कामयाबियों के बारे में बताया तो हर एक की तरह साद भी मुतासिर हुए बिना नहीं रह सका। सलार को साद का चेहरा देखकर और ख़ास तौर पर उसकी दाढ़ी देखकर हमेशा जलाल का ख़्याल आता। दाढ़ी की वजह से दोनों में अजीब सी ममासलत और मुशाहबत नज़र आती। कई बार दूसरे दोस्तों के अलावा साद भी वीकेंड पर इनके साथ होता। तुम मुसलमान हो लेकिन मज़हब की सिरे से पाबंदी नहीं करते, साद ने एक दफ़ा सलार से कहा। और तुम ज़रूरत से ज़्यादा मजहबी हो, सलार ने जवाबन कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह तुम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते रहते हो और हर वक्त इस्लाम की बात करते रहते हो, ये कुछ ओवर एक्टिंग टाइप चीज़ हो जाती है, सलार ने बड़ी साफगोई के साथ कहा। तुम थकते नहीं हो हर वक्त नमाज़ें पढ़कर? ये फ़र्ज़ है, अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म दिया गया है कि हम इसकी इबादत करें और उसे हर वक्त याद रखें, साद ने ज़ोर देते हुए कहा। सलार ने एक जमाई ली। तुम भी इबादत किया करो, आखिर तुम भी मुसलमान हो, साद ने उससे कहा। मैं जानता हूँ, और इबादत ना करने से क्या मैं मुसलमान नहीं रहूँगा, उसने कुछ ठीके लहजे में साद से कहा। सिर्फ नाम का मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तुम? साद प्लीज़ इस किस्म के फ़जूल टॉपिक पर बात मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हें मज़हब में दिलचस्पी है, मगर मुझे नहीं है। बेहतर है हम एक दूसरे की राय और जज्बात का ख्याल रखें और एक दूसरे पर कुछ ठूसने की कोशिश ना करें। जैसे मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम नमाज़ छोड़ दो, इसी तरह तुम भी मुझसे ये ना कहो कि नमाज़ पढ़ो। सलार ने इंतहाई साफ गोई से कहा तो साद खामोश हो गया। मगर कुछ दिनों बाद वो इसके अपार्टमेंट पर आया। सलार इसकी तवाज़ा के लिए कुछ लाने के लिए किचन में गया तो साद भी इसके पीछे ही आ गया। इसने बातों के दौरान फ्रिज खोल लिया और इसमें मौजूद खाने की चीज़ों पर नज़र दौड़ाने लगा। सलार पिछली रात एक फ़ास्ट फूड आउटलेट से अपना पसंदीदा बर्गर लेकर आया था। वो फ्रिज में पड़ा हुआ था। साद ने उसे निकाल लिया। इसे रख दो, ये तुम ना खाना, सलार ने जल्दी से कहा। क्यों? साद ने माइक्रोवेव की तरफ जाते हुए पूछा। इसमें पोर्क सुअर का गोश्त है, सलार ने लापरवाही से कहा। मजाक मत करो, साद ठिठक गया। इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? सलार ने हैरानी से इसे देखा। साद ने जैसे फेंकने वाले अंदाज में प्लेट शेल्फ पर रख दी। तुम पोर्क खाते हो? मैं पोर्क नहीं खाता, मैं सिर्फ ये बर्गर खाता हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है, सलार ने बर्नर जलाते हुए कहा। तुम जानते हो ये हराम है इस्लाम में? हाँ, और फिर भी? अब तुम फिर वही तबलीग व वज़ शुरू मत करना। मैं सिर्फ पोर्क ही नहीं खाता, हर किस्म का गोश्त खा लेता हूँ, सलार ने लापरवाही से कहा। वह फ्रिज की तरफ जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। खैर, इसमें ऐसी बेयकीनी वाली क्या बात है, ये खाने के लिए ही होता है। वह फ्रिज में पड़े दूध के पैकेट को निकाल रहा था। हर चीज़ खाने के लिए नहीं होती, साथ कुछ तिलमिलाया। ठीक है, तुम ज़्यादा मजहबी ना सही मगर मुसलमान तो हो, और इतना तो तुम जानते ही होगे कि पोर्क इस्लाम में हराम है, कम अज़ कम एक मुसलमान के लिए। सलार खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ रहा। मेरे लिए कुछ मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगा, साद एकदम किचन से निकल गया। क्यों? सलार ने मुड़कर उसे देखा। साद वॉश बेसिन के सामने खड़ा साबुन से हाथ धो रहा था। क्या हुआ? सलार ने इससे कदर हैरानी से पूछा। साद ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो इसी तरह कलमा पढ़ते हुए हाथ धोता रहा। सलार चुपती हुई नज़रों से होंठ बीचे उसे देखता रहा। हाथ धोने के बाद उसने सलार से कहा, मैं तो इस फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ नहीं खा सकता, बल्कि तुम्हारे बर्तनों में भी नहीं खा सकता। अगर तुम ये बर्गर खा लेते हो तो और भी क्या कुछ नहीं खा लेते होगे। चलो बाहर चलते हैं, वहीं जाकर कुछ खाते हैं। ये बहुत इंसल्टिंग है, सलार ने कदरे नाराज़ी से कहा। नहीं, इंसल्ट वाली तो कोई बात नहीं है, बस मैं हराम गोश्त नहीं खाना चाहता और तुम इस मामले में परहेज़ के आदी नहीं हो, साद ने कहा।
मैंने तुम्हें ये गोश्त खिलाने की कोशिश नहीं की, तुम नहीं खाते इसलिए मैंने वो बर्गर पकड़ते ही तुम्हें मना कर दिया, सलार ने कहा। मगर तुमको तो शायद कोई फोबिया हो गया है, तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने अपने पूरे फ्लैट में इस जानवर को पाला हुआ है और रात दिन इन्हीं के साथ रहता हूँ। सलार नाराज़ हो गया। चलो बाहर चलते हैं, साद ने इसकी नाराज़गी को ख़त्म करते हुए कहा। बाहर चलकर कुछ खाएंगे तो मैं बिल पे नहीं करूँगा, तुम करोगे, सलार ने कहा। ठीक है, मैं कर दूँगा, नो प्रॉब्लम, तुम चलो, साद ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। और अगली दफ़ा तुम मेरे अपार्टमेंट पर आते हुए घर से कुछ खाने के लिए लेकर आना, सलार ने कदरे तंजिया लहजे में से कहा। अच्छा, ले आऊँगा, साद ने कहा। वो इस वीकेंड पर झील के किनारे बैठा हुआ था। उसकी तरह बहुत से लोग वहाँ फिर रहे थे। कुछ देर इधर उधर फिरने के बाद एक बेंच पर आकर बैठ गया। बहुत लापरवाही से एक आइसक्रीम स्टिक खाते हुए वो इधर उधर नज़रें दौड़ाने में मसरूफ़ था जब इसकी तवज्जो 3 साल के एक बच्चे ने अपनी तरफ मबजूल कर ली। वो बच्चा एक फुटबॉल के पीछे दौड़ रहा था और उससे कुछ फासले पर सियाह हिजाब ओढ़े एक लड़की खड़ी थी जो मुस्कुराते हुए इस बच्चे को देख रही थी। वो वहाँ मौजूद बहुत से एशियन में से एक थी, मगर हिजाब में मुलव्विस वाहिद लड़की थी। वो लाशऊरी तौर पर उसे देखता गया। वो बच्चा फुटबॉल को पाँव से ठोकर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसकी बेंच की तरफ आ गया था। एक और ठोकर ने बॉल को सीधा सलार की तरफ भेज दिया। किसी गैर आदी अमल के तहत सलार ने इसी तरह बैठे बैठे अपने दाएं पाँव में पहने हुए जॉगर की मदद से इस बॉल को रोका और फिर पाँव हटाया नहीं बल्कि इसी तरह फुटबॉल पर ही रखा रहा। मगर इस बार इसकी नज़र इस लड़की की बजाय इस बच्चे पर थी जो तेज़ रफ्तारी से इस बॉल के पीछे इसकी तरफ आया था। इसके पास आने के बजाय वो कुछ दूर रुक गया। शायद वो तवक्का कर रहा था कि सलार बॉल को इसकी तरफ लड़खड़ा देगा, मगर सलार इसी तरह फुटबॉल पर एक पाँव रखे बाएं हाथ से आइसक्रीम खाते हुए दूर खड़ी इस लड़की को देखता रहा। शायद इसे तवक्का थी कि अब वो करीब आएगी। ऐसा ही हुआ था। कुछ देर तक इसे फुटबॉल ना छोड़ते देखकर वो लड़की कुछ हैरानी से आगे इसकी तरफ आई थी। ये फुटबॉल छोड़ दें, उसने करीब आकर बड़ी शाइस्तगी से कहा। सलार चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसने फुटबॉल से अपना पाँव हटाया और वहीं बैठे बैठे फुटबॉल को एक ज़ोरदार किक लगाई। फुटबॉल उड़ते हुए बहुत दूर जा गिरी। किक लगाने के बाद इसने इत्मीनान से इस लड़की को देखा। इसका चेहरा अब सुर्ख हो रहा था, जबकि वो बच्चा एक बार फिर इस फुटबॉल की तरफ भागता जा रहा था जो अब कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उस लड़की ने ज़ेरे लब इससे कुछ कहा और फिर वापस मुड़ गई। सलार इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज को सुन या समझ नहीं सका, मगर उसके सुर्ख चेहरे और तासुरात से वो ये अंदाज़ा बाखूबी लगा सकता था कि कोई खुशगवार अल्फाज नहीं थे। उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी भी हुई, मगर जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि उसने ये हरकत क्यों की। वो लड़की इमामा से मुशाबत रखती थी। वो लंबे से स्याह कोट में स्याह हिजाब ओढ़े हुए थी, दराज कद और बहुत दुबली पतली थी, मगर इमामा की तरह इसकी सफ़ेद रंगत और सियाह आंखें भी इसे इमामा जैसी ही महसूस हुई थी। इमामा बहुत लंबी चौड़ी चादर में ख़ुद को छुपाए रखती थी। वो हिजाब नहीं लेती थी, मगर इसके बावजूद इस लड़की को देखते हुए इसे उसका ख्याल आया था और लाशऊरी तौर पर इसने वो नहीं किया जो वो लड़की चाहती थी। शायद इसे किसी हद तक ये तस्कीन हुई थी कि इसने इमामा की बात नहीं मानी, मगर वो इमामा नहीं थी। आखिर क्या हो रहा है मुझे इस तरह, तो उसने हैरान होते हुए सोचा। वो जेब में से एक सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। सिगरेट के कश लेते हुए एक बार फिर उस लड़की को देखने लगा जो अपने बच्चे को फुटबॉल के साथ खेलते देखकर मुस्कुरा रही थी। सलार इसे देख रहा था और इसके अलावा हर शय से बेनियाज नज़र आ रहा था। उस रात वो काफ़ी देर तक इमामा के बारे में सोचता रहा था। उसके और जलाल नसर के बारे में उसे यकीन था अब तक वो दोनों शादी कर चुके होंगे, क्योंकि अपना निकाहनामा सिकंदर से हासिल करने के बाद वो ये जान चुकी होगी कि तलाक का हक पहले ही उसके पास था। इसे इस सिलसिले में सलार की मदद की ज़रूरत नहीं थी। ये जानने के बावजूद कि जलालुल नसर उसके कहने पर भी इमामा से शादी पर तैयार नहीं हुआ था, इसे फिर भी ना जाने क्यों ये यकीन था कि जलालुल नसर एक बार इमामा के पास पहुंच जाने पर उसे इनकार नहीं कर सकेगा। उसकी मिन्नत समाजत पर वो मान गया होगा। इमामा उसके मुकाबले में बहुत खूबसूरत थी और इमामा का ख़ानदान मुल्क के ताकतवर तरीन ख़ानदानों में से एक था।
कोई अहमक ही होगा जो जलाल नसर जैसी हैसियत रखते हुए इमामा को सोने की चिड़िया ना समझता हो, या फिर हो सकता है वो वाकई इमामा की मोहब्बत में मुब्तला हो। जो भी था, इसे यकीन था कि वो दोनों शादी कर चुके होंगे और पता नहीं किस तरह हाशिम मुबीन की आंखों में धूल झोंक कर छुपने में कामयाब हुए होंगे। या ये भी मुमकिन है कि हाशिम मुबीन ने अब तक उन्हें ढूंढ निकाला हो। मुझे पता तो करना चाहिए इस बारे में, इसने सोचा और फिर अगले ही लम्हे खुद को झड़का। फॉर गॉड सेक सलार, दफ़ा करो उसे, जाने दो। क्यों ख्वामख्वा उसके पीछे पड़ गए हो? ये जानकर आखिर क्या मिल जाएगा कि हाशिम मुबीन उस तक पहुँचे हैं या नहीं। उसने बेख्तियार खुद को झड़का, मगर इसका तजस्सुस ख़त्म नहीं हुआ। बाकी मैंने यहाँ आने के बाद ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि हाशिम मुबीन अब तक उस तक पहुँचे हैं या नहीं। उसे हैरानी हो रही थी। मेरा नाम वेंस एडवर्ड है, वो लड़की इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली थी। वो इस वक्त लाइब्रेरी की बुक शेल्फ से किताब निकाल रहा था जब वो इसके करीब आई थी। सलार सिकंदर, उसने वैन से हाथ मिलाते हुए अपना तारुफ करवाया। मैं जानती हूँ तुम्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं है, वेंस ने बड़ी गर्मजोशी से कहा। सलार ने उसे ये नहीं कहा कि उसे भी तारुफ की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी क्लास के 50 लोगों को उनके नाम से जानता और पहचानता था। न सिर्फ ये, बल्कि वो ब्रीफ बायोडेटा भी बगैर अटके किसी गलती के बता सकता था, जिसे वो इस वक्त वेंस को ये बताकर हैरान कर सकता था कि वो न्यू जर्सी से आई थी। वहाँ वो साल एक हैवरिज कंपनी में काम करती रही थी। इसके पास मार्केटिंग में एक डिग्री थी और वो अब दूसरी डिग्री के लिए वहाँ आई थी और वो इससे कम से कम 6-7 साल बड़ी थी। अगरचे अपने कदो-कदामत से सलार इससे बहुत बड़ा लगता था, मगर वो जानता था कि वो इस वक्त अपने बेंच में सबसे कम उम्र था। अपने बैच में सिर्फ वही था जो किसी किस्म की जॉब के बगैर सीधा MBA के लिए आया था। बाकी सबके पास कहीं ना कहीं कुछ साल काम करने का तजुर्बा था। मगर इस वक्त वेंस को ये सब कुछ बताना इसे खुशफहमी का शिकार करने के मुतरादिफ था। अगर मैं आपको कॉफ़ी की दावत दूं तो, वेंस ने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा, तो मैं उसे कबूल कर लूँगा। वो इसकी बात पर हंसी। तो फिर चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। सलार ने कंधे उचकाए और किताब को दोबारा शेल्फ में रख दिया। कैफेटेरिया में बैठकर वो दोनों तकरीबन आधा घंटा एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। ये वेंस के साथ इसकी शनासाई का आगाज़ था। सलार के लिए किसी लड़की के साथ ताल्लुक़ बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो ये काम बहुत आसानी से कर लिया करता था। इस बार मज़ीद आसानी ये थी कि पहले वेंस की तरफ से हुई थी। 3-4 मुलाकातों के बाद इसने एक रात वेंस को अपने फ्लैट पर रात गुजारने के लिए इनवाइट कर लिया था और वेंस ने किसी तामुल के बगैर इसकी दावत कबूल कर ली। वो दोनों यूनिवर्सिटी के बाद इकट्ठे बहुत सी जगहों पर फिरते रहे। सलार के फ्लैट पर इनकी वापसी लेट नाइट हुई थी। वो किचन में अपने और उसके लिए गिलास तैयार करने लगा, जबकि वेंस ने बेतकल्लुफ़ी से इधर उधर फिरते हुए इसके अपार्टमेंट का जायज़ा ले रही थी। फिर वो इसके करीब आकर काउंटर के सामने खड़ी हो गई। बहुत अच्छा अपार्टमेंट है तुम्हारा। मैं सोच रही थी कि तुम अकेले रहते हो तो अपार्टमेंट का हुलिया खासी ख़राब होगा, मगर तुमने तो हर चीज़ बड़े सलीके से रखी हुई है। तुम ऐसे ही रहते हो या एहतमाम ख़ास मेरे लिए किया गया है? सलार ने गिलास इसके आगे रख दिया। मैं ऐसे ही रहता हूँ, करीने और तरीके से। इसने घूंट भरा और गिलास दोबारा काउंटर पर रखते हुए वेंस के करीब चला आया। उसने उसके दोनों कंधों पर हाथ रख दिए। वेंस मुस्कुरा दी। सलार ने इसे अपने कुछ और करीब किया और फिर एकदम साकित हो गया। इसकी नज़रें वेंस की गर्दन की जंजीर में झूलते उस मोती पर पड़ी थी जिसे आज उसने पहली बार देखा था। सर्दी के मौसम की वजह से वेंस भारी भरकम स्वेटर्स और जैकेट्स पहना करती थी। उसने 1-2 बार इसके खुले कॉलर से नज़र आने वाली इस जंजीर को देखा था, अगर इस जंजीर में लटका हुआ मोती आज पहली बार इसकी नज़रों में आया था, क्योंकि आज पहली बार वेंस एक गहरे गले की शर्ट में मलबूस थी। वो इस शर्ट के ऊपर एक स्वेटर पहने हुई थी जिसे उसने सलार के अपार्टमेंट में आकर उतार दिया था। उसके चेहरे की रंगत बदल गई। एक झमाके के साथ वो मोती उसे कहीं बहुत पीछे किसी और के पास ले गया था। मस्सा करते हाथ और उंगलियां, हाथ और कलाई से कोहनी तक का सफ़र करती उंगलियां
आंखों से पेशानी, पेशानी से सफ़ेद चादर के नीचे स्याह बालों पर फिसलते हुए हाथ। इमामा की गर्दन के मौजूद जंजीर तंग थी, इसमें लटकने वाला मोती इसकी हंसली की हड्डी के बिल्कुल साथ झूलता था। जंजीर थोड़ी सी भी लंबी होती तो वो इसे देख ना पाता। उस रात वो बहुत तंग गले की शर्ट और स्वेटर में मलबूस थी। इस मोती को देखते हुए कुछ देर के लिए मफलूज हो गया। वो उसे किस वक्त याद आई थी, उसे मोती से नज़र चुराने की कोशिश की। वो अपनी रात ख़राब नहीं करना चाहता था। इसने वेंस को देखकर दोबारा मुस्कुराने की कोशिश की। वो उससे कह रही थी, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं, मुझे तुम्हारी आंखों से घिन आती है। किसी आवाज़ ने इसे चाबक मारा था और इसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। वेंस के वजूद से इसे बाजू उठाते हुए चंद कदम पीछे मुड़ा और काउंटर पर पड़ा हुआ गिलास उठा लिया। वेंस हक्का बक्का इसे देख रही थी। क्या हुआ? वो चंद कदम आगे बढ़ाई और इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कुछ तफशीश से पूछा। सलार ने कुछ कहे बगैर एक ही सांस में खाली कर दिया। वेंस इसके जवाब न देने पर अब कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देख रही थी। वेंस में इसकी दिलचस्पी ख़त्म होने में सिर्फ चंद मिनट लगे थे। वो नहीं जानता उसे क्यों इसके वजूद से उलझन होने लगी थी। वो पिछले 2 घंटे एक नाइट क्लब में उसके साथ डांस करता रहा था और वो इसके साथ बेहद खुश था, और अब चंद मिनटों में सलार ने अपने कंधे झटके और सिंक की तरफ चला गया। वो अपना गिलास ढूंढने लगा। वेंस दूसरा गिलास लेकर उसके पास चली आई। सलार ने उससे गिलास ले लिया। वो अपने सीने पर दोनों बाजू लपेटे उसके बिल्कुल पास खड़ी उसे देखती रही। सलार को उसकी नज़रों से झुंझलाहट हो रही थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। गिलास को शेल्फ में रखते हुए उसने वेंस से कहा। वो हैरानी से इसे देखने लगी। वो बिलावास्ता तौर पर उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। वेंस के चेहरे का रंग बदल गया। सलार का रवैया बेहद तौहीन आमेज़ था। वो चंद लम्हे से घूरती रही, फिर तेज़ी के साथ अपना स्वेटर और बैग उठाकर अपार्टमेंट का दरवाज़ा धमाके से बंद करके बाहर निकल गई। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। वेंस और इमामा में कहीं किसी किस्म की कोई मुशाबत नहीं थी। दोनों की गर्दनों में मौजूद मोती भी बिल्कुल एक जैसा नहीं था। इसके बावजूद इस वक्त उसकी गर्दन में झूलते इस मोती को देखकर बेख्तियार वो याद आई थी। क्यों? अब फिर क्यों? आखिर इस वक्त क्यों? वो बेहद मुश्ताइल हो रहा था। इसकी वजह से इसकी रात ख़राब हो गई थी। उसने सेंटर टेबल पर पड़ा हुआ एक क्रिस्टल का गुलदान उठाया और पूरी कुव्वत से इसे दीवार पर दे मारा। वीकेंड के बाद वेंस से उसकी दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन वो उससे बड़े रूखे और उखड़े हुए अंदाज में मिला। ये उससे ताल्लुकात शुरू करने से पहले ही ख़त्म करने का वाहिद रास्ता था। इसे हर उस औरत से झुंझलाहट होती थी जो इसे किसी भी तरह से इमामा की याद दिलाती, और वेंस इन औरतों में शामिल हो गई थी। वेंस जो इसकी तरफ से किसी माजरत और अगली दावत का इंतज़ार कर रही थी, वो इसके इस रवैये से बुरी तरह दिलबर्दाश्ता हुई। येल में ये इसका पहला अफेयर था। तो यहाँ पे ख़त्म होती है पीरे कामिल की 13वीं किस्त। अगली किस्त के साथ कल आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छे नॉवेल आपके लिए लेकर आएंगे। और इस नॉवेल में अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो आगाज़ मोहब्बत है, अंजाम मोहब्बत क्या होगा ये वक्त के साथ पता चलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।